Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.124 from Rodo-Hitley series. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि चेन ऑफ मास m 0.80 kg एंड लेंथ l इक्वल टू 1.5 मीटर रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस टेबल सो दैट वन ऑफ इट्स एंड हैंग्स ओवर द एज। यानी कि इस तरीके से टेबल के ऊपर, रफ टेबल के ऊपर एक चेन लटका रखी है जिसमें जो टोटल लेंथ है उसका नीटा टाइम्स ओवरहैंग किया हुआ है और द चेन स्टार्ट्स sliding off the table by all by itself, providing the hanging part is equal to neta equal to 1/3 of the chain length। यानी कि अगर मैं इसको एक पार्ट को ओवरहैंग करता हूँ, एक पार्ट को इस पर रखता हूँ, लेकिन जब ओवरहैंग पार्ट को मैं इसकी टोटल लेंथ का 1/3 कर देता हूँ तो चैन अपने आप स्लाइड करना स्टार्ट कर जाती है। यानी कि देखो, अगर मैं पूरी चैन इस पर रखूंगा तो वो स्लाइड कैसे ही करेगी। अगर मैं कोई ओवर हैंगिंग पार्ट रखूंगा तो उसके ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, एमजी के फोर्स के पुल की वजह से ये चैन नीचे जाने की कोशिश करेगी, बट फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा। बट जितना हैंगिंग पार्ट इंक्रीज करता जाऊंगा उतना ज़्यादा पुलिंग फोर्स लगेगा, और हैंगिंग पार्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आने वाला पार्ट कम होगा। यानी कि यहाँ पर लगने वाला नॉर्मल कम होगा तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन भी कम होगा। तो जैसे जैसे हैंगिंग पार्ट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पर इसको रोक के रखने वाला फ्रिक्शन भी कम होता जाएगा। तो ओवरऑल एक टाइम ऐसा आएगा जब नीटा की वैल्यू 1/3 होगी इस सिचुएशन में। उस समय यानी कि लेंथ जो यहाँ पर हैंगिंग है वो टोटल की 1/3 होगी, तो ये स्लाइड कर जा रही है अपने आप। यानी कि उस समय जो नीचे ग्रेविटी का पुल है और यहाँ पर रोकने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जस्ट बराबर है, और वो उसकी वजह से पुल होना स्टार्ट होगी। और फिर एक बार पुल हो गई, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर गई, फिर तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ वाला हैंगिंग पार्ट और बढ़ेगा, फ्रिक्शन और कम होगा, तो फिर तो ये चली जाएगा, तो फिर गिरेगी ये। ठीक है। अभी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पॉइंट के बाद में, जब इसको ये अपने आप स्लाइड ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 1/3 लेंथ जब इसकी ओवरहैंग करती है, इसके बाद में जब इसको रिलीज किया जाता है रेस्ट से, तो तब जो फ्रिक्शन लगेगा इसके बाद में उसके द्वारा उसका जो वर्क डन होगा टोटल, जब तक ये पूरा कंप्लीटली स्लाइड ऑफ नहीं कर जाती तब तक इसका फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन पता करना है हमें। तो इनिशियल सिनेरियो है कि टेबल के ऊपर ये चैन रखी हुई है, नीटा हम अननोन में मान लेते हैं, लास्ट में रख देंगे नीटा की वैल्यू 1/3 इसमें। तो नीटा टाइम्स जो लेंथ है इसकी नीटा एल वो ओवरहैंग्ड है, और बाकी का एल माइनस नीटा एल, टोटल में से नीटा एल को माइनस कर दो, बाकी इस पर टेबल पर ये रखी हुई है। हमें ये बोला गया है कि नीटा की वैल्यू 1/3 पर ये जस्ट स्लाइड ऑफ करना स्टार्ट करता है। तो नीटा की वैल्यू जब नीटा है तो उस समय अगर स्लाइड ऑफ करता है तो नीचे पुलिंग फोर्स ऊपर के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो यहाँ से, उससे भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो टेंशन होगी इस पॉइंट पर, ये टेंशन इस हैंगिंग पार्ट को तो ऊपर खींच रही होगी, और जो कि नीटा इसका लेंथ का पार्ट है तो नीटा टाइम्स इसका मास हो जाएगा। टोटल लेंथ का अगर नीटा टाइम्स ये है तो टोटल मास का भी नीटा टाइम्स ये होगा। तो नीटा एम जी नीचे की तरफ लगेगा, बाकी बचा हुआ एम जी माइनस एम माइनस नीटा एम, यानी कि 1 - नीटा इंटू एम, ये मास इसका है। और इस पर नीचे की तरफ एम जी उतना लग रहा होगा, 1 - नीटा एम इंटू जी, और ऊपर नॉर्मल, और नॉर्मल इसके बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल में तो चेन उठ नहीं रही है ना नीचे गिर रही है, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से का नॉर्मल इसके एम जी के बराबर होगा। और इस पॉइंट की टेंशन, ये रस्सी आगे जाना चाह रही है तो उसको आगे खींच रही है, तो इस पॉइंट की टेंशन इसको ऐसे खींच रही है, उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। बट इस समय पर ये जस्ट स्लाइड ऑफ करने की कंडीशन में है, तो ये टेंशन इतनी सफिशिएंट है कि इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी, और ये वाला फ्रिक्शन यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है तो एक्सेलरेशन जस्ट जीरो है, लेकिन हाँ जो पुलिंग फोर्स है एक तरीके से वो इस फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन इस फ्रिक्शन के बराबर, यहाँ पर टेंशन इस नीटा एम जी के बराबर है, तो टेंशन टेंशन तो बराबर करेंगे, तो एक तरीके से भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एम जी के बराबर, पुलिंग फोर्स के बराबर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एन होगा, और एन 1 - नीटा एम जी होगा। तो टेंशन तुम्हारी जो है इस समय वो म्यू टाइम्स 1 - नीटा एम जी है जस्ट स्लाइडिंग ऑफ के समय, और इधर की तरफ देखूँ तो वो नीटा एम जी के बराबर है। तो ये दोनों पुलिंग फोर्स और ये वाला जो इसको रोकने वाला फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, वो दोनों जस्ट बराबर है इस समय पर। तो इसको इक्वल करेंगे तो एम जी से एम जी कट जाएगा, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी नीटा अपॉन में 1 - नीटा। नीटा को 1/3 रखेंगे तो 1/3 अपॉन में नीचे 2/3, 3 कट जाएगा, 1/2 म्यू की वैल्यू आएगी। तो ये तुम्हारा म्यू बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हमने अज्यूम कर रखा है। ये गिवन नहीं था, हमें कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा है। फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा है तो मान लो किसी इंस्टेंट पर ये चेन जो स्लाइड करते करते इसका एक्स लेंथ ओवरहैंग कर रहा है, तो बाकी बचा हुआ एल माइनस एक्स लेंथ यहाँ पर रखा, यहाँ पर टेबल पर है, और ये स्लाइड कर रहा होगा किसी स्पीड से, स्पीड भी गेन कर ली होगी अब तो इसने, क्योंकि उस पॉइंट के बाद जैसे वो स्लाइड करना स्टार्ट करा था, तो अब वो नीचे वाला पार्ट का मास बढ़ता जाएगा तो पुलिंग फोर्स बढ़ेगा, अपोजिंग फोर्स कम होगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा इसका, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ती भी जाएगी। तो उस वजह से
इसकी कुछ स्पीड गेन कर चुका होगा, बट हमें उससे मतलब हमें सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है। तो हम ये देखेंगे क्योंकि ये स्लाइड कर रहा होगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको रोकने के लिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना पोर्शन जो यहाँ पर रखा हुआ उसका नॉर्मल इंटू म्यू के बराबर होगा, और वो नॉर्मल यहाँ पर रखे हुए मास यहाँ पर जो टेबल पर रखा हुआ मास है उसके एम के बराबर होगा। तो अगर एक्स लेंथ यहाँ पर ओवरहैंग्ड है तो इसका मास कितना होगा, देखो लीनियर मास डेंसिटी अगर मैं बोलूँ कि 1 यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, तो टोटल मास एम है, लेंथ एल है, तो एल लेंथ में अगर एम मास है तो यूनिट लेंथ में एम बाई एल मास होगा। तो एक्स लेंथ में कितना मास होगा, लेमडा इंटू एक्स कर देंगे, एम पर यूनिट लेंथ का जो मास है उसको एक्स लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला मास आ जाएगा, और अगर एल माइनस एक्स लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला मास आ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट या फिर टेबल पर रखा हुआ पार्ट है उसका मास एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो इस पर नीचे की तरफ जो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स का मास इंटू जी, नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा नॉर्मल, उसके बराबर है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो म्यू इंटू एन, और यानी म्यू टाइम्स एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इतना लग रहा होगा। अभी अगर मान लो इस इंस्टेंट पर अगर फ्रिक्शन की तुम कंडीशन देखो तो फ्रिक्शन एक्स पर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा एक्स के बढ़ने से फ्रिक्शन देखो ये घटेगा क्योंकि एल माइनस एक्स है, एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्स के बढ़ने से फ्रिक्शन घटेगा, और वो दिख भी रहा है हमें क्योंकि एक्स के घटने एक्स एक्स बढ़ने से यहाँ पर पार्ट का लेंथ कम होगा, यहाँ का मास कम होगा, तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि नॉर्मल कम होगा। तो धीरे धीरे फ्रिक्शन घटता जा रहा है। फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है जो कि एक्स पर डिपेंडेंट है। मान लो इस पॉइंट के बाद वो अगर एक्स में कोई ज़्यादा चेंज कर देंगे तो हम सीधा सीधा फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ कि अगर इस पॉइंट से डी एक्स डिस्टेंस और मूव करे, तो डीएक्स डिस्टेंस ये वाला पॉइंट और आगे मूव करे, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई इसके मास में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा खास, ना नॉर्मल पर ना इस एमजी पर, तो फ्रिक्शन भी लगभग सेम ही रहा, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए। तो उस छोटे से डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फ्रिक्शन को कांस्टेंट मान करके उसका वर्क डन लिखा जा सकता है। बट ये डीएक्स डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो इसका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैं देखूंगा कि डी डब्ल्यू छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अंदर फ्रिक्शन क्योंकि वेरिएबल है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसका वर्क डन फ्रिक्शन का माइनस का एफ इंटू डी एक्स, माइनस का फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में और फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन डी एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, तो 180 डिग्री का एंगल जस्ट नेगेटिव वर्क डन होगा, कोस 180 माइनस 1। तो डी डब्ल्यू बाई फ्रिक्शन जो बन जाएगा वो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स वन एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स बन जाएगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा छोटे छोटे डी एक्सेस में तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन डी डब्ल्यू एफ को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस का म्यू टाइम्स एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी डी एक्स। इसमें म्यू एम बाई एल और जी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, एल माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एल का एल कॉन्स्टेंट था तो उसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन एल इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। और इसकी लिमिट कैसे लगेगी, एक्स की लिमिट लगेगी, एक्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एक्स है ओ जो तुम्हारी ओवर हैंगिंग लेंथ है उसकी उसकी वैल्यू। तो इनिशियली जब ये स्लाइड करना स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसकी ओवरहैंगिंग लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी नीटा टाइम्स एल थी, है ना, जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ है। इस पॉइंट पर ला करके जब ये खुद स्लाइड कर सके उस पॉइंट पर ला करके छोड़ा गया था, यानी कि इस पॉइंट पर जो एक्स की तुम्हारी इनिशियल लिमिट लगेगी जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है उसके बाद रिलीज करा गया है, तो उसके बाद फ्रिक्शन का वर्क डन आना स्टार्ट होगा। तो उस समय एक्स की इनिशियल वैल्यू नीटा एल है, और फाइनली जब ये पूरी स्लिप ऑफ कर जाएगी तो एक्स की वैल्यू पूरी एल के बराबर बन जाएगी। तो जो एक्स की लिमिट लगेगी, एक्स की लिमिट लगेगी उसमें इनिशियल लिमिट नीटा टाइम्स एल है और फाइनल लिमिट एल है, पूरी जब गिर चुकी होगी। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, नीटा एल से एल तक लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट तो ये एल इंटू एल एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए इसकी जगह नीटा एल रखेंगे तो नीटा एल स्क्वायर माइनस इसकी जगह रखेंगे तो नीटा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, और ये एल स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस और ये प्लस में बन जाएगा। समझ में आ गई बात? और क्या लिख दिया भाई, हाँ ये माइनस में, और ये माइनस माइनस इधर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो माइनस, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, वो मिस्टेकनली माइनस रह गया था इसमें, एल स्क्वायर बाई टू माइनस नीटा एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस नीटा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, यहाँ से मैं एल स्क्वायर कॉमन ले लूँ और टू एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू कॉमन आ जाएगा एक तरीके से, बाहर म्यू एम जी अपॉन में एल है, म्यू एम जी अपॉन में एल है, और एल से एक एल कट जाएगा, ठीक है, नीचे टू रहेगा, वन माइनस नीटा प्लस नीटा स्क्वायर, ये एक तरीके से ए माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये साफ साफ दिख रहा है हमें। तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, और ये टू ए बी बन गया। तो अगर ए को मैं वन लूँ और बी को मैं नीटा लूँ तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि वन माइनस नीटा का होल स्क्वायर है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब म्यू की वैल्यू रखो, देखो ये हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, अगर म्यू एम जी एल और
नेटा के फॉर्मेट में निकालने ही आंसर आ जाएगा। लेकिन म्यू हमें गिवन नहीं था, उसको हमें इसके नेटा के फॉर्मेट में जो ऊपर निकाला था नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा, वो पुट करना पड़ेगा। जब इसको पुट करेंगे म्यू की जगह नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा mgl/2 1 माइनस नीटा का होल स्क्वायर, एक 1 माइनस नीटा से एक 1 माइनस नीटा कट जाएगा, एक पावर, और यहाँ पर सिंपल 1 माइनस नीटा और बाहर नीटा बचेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का 1/2 नीटा mgl इंटू 1 माइनस नीटा बनेगा। समझ में आ गई क्या बात? इसमें 1/2 तो है ही कांस्टेंट है, नीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है, और m 0.8 kg दे रखा है, g की वैल्यू 10 और l लेंथ 1.5 मीटर दे रखी है। तो इनटू में 1 माइनस नीटा 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हारा वर्क डन बन जाएगा माइनस का 1.33 जूल। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने जो टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है उस पर भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी तुम मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ना। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।